नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 की एक जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उस कृतिका नामक पुस्तक का एक अंतिम अध्याय जो है माटी वाली, उसका अंतिम पाठ यानी दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस माटी वाली चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एक जो औरत है, बूढ़ी सी जो औरत है, हरिजन समाज की वो औरत है और उसके पास रहने को जगह नहीं है और वह किसी जमींदार की ज़मीन पर बनी हुई झोंपड़ी में वो रहती है और उस झोंपड़ी का या उस स्थान का उसे किराया देना पड़ता है और वहाँ पर उस ज़मीन पर रहने के बदले में उस बूढ़ी औरत को जो बूढ़ी है, नाटे कद की है, उस औरत को उस जमींदार का कोई ना कोई काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। और वह स्त्री, ना उसके पास कोई ज़मीन है, ना उसके परिवार में कोई अन्य सदस्य है, एक पति के अलावा। वो पति भी उस महिला पर, उस बूढ़ी औरत पर आश्रित है, ठीक है ना। और क्योंकि उसका पति बीमार है, वृद्ध है और बिस्तरों में वो लेटा हुआ है, किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है क्योंकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई रिकवरी नहीं हो रही है, बल्कि दिन पर दिन उसका जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है। और वह महिला, वह माटी वाली जो है, उसकी देखरेख करने का हर संभव प्रयास कर रही है, ठीक है। तो वह उसको हमेशा खुश रखना चाहती है क्योंकि वही अकेला ही उसके परिवार में है, तो वो खुद के ऊपर ही आश्रित है। उसको वो जो महिला है, ना उसके पास अपनी ज़मीन है, ना उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर वो निर्भर रह सके, तो उसे खुद का काम खुद ही करना पड़ रहा है। वो आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी है। तो वह क्या करती है, वह एक चिकनी मिट्टी है जो लिपाई के जो काम आती है घरों में, चौका लगाने के या फिर चूल्हे के आसपास उस मिट्टी को लीपने के काम वो आती है। तो वो जो चिकनी मिट्टी है वो सप्लाई करती है वो माटी वाली, और उस माटी वाली को आसपास के उस टिहरी शहर के जो लोग हैं, कस्बे के सारे जो लोग हैं, वो सभी उसको जानने लग गए हैं। क्यों जानने लग गए हैं क्योंकि ऐसा काम करने वाली वो अकेली महिला है, उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, ठीक है। और वो जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जो है, वो बहुत ही कहेंगे गुणकारी है। एक तरीके से वो उसके बिना काम नहीं चल सकता है। जैसे कि वहाँ के शहर के लोगों का जैसे भोजन के बिना काम नहीं चल सकता, उसी प्रकार वहाँ के जो लोग थे उनका कह सकते हैं कि उस मिट्टी के बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है ना। क्योंकि जो वो लगाएंगे, जो चौका लगाएंगे, जो उस लीपना होगा डेली, प्रतिदिन के हिसाब से होगा वो, तो वो किस प्रकार हो पाएगा अगर उनके पास वो चिकनी मिट्टी नहीं होगी। तो वो जो महिला है, वो जो बूढ़ी औरत है, वो माटी वाली कहलाती है। उसको सब लोग जानते हैं, बूढ़े, बच्चे और सभी लोग तो वो मिट्टी सप्लाई करती है, उसके बदले में उसे कुछ धन मिल जाता है या कोई खाने के लिए कुछ मिल जाता है। तो इस प्रकार उसकी आजीविका चल रही है। तो यहाँ जो प्रमुख समस्या बताई गई है वो यह समस्या है कि विस्थापन की समस्या को यहाँ उभारा गया है। विस्थापन का तात्पर्य मैंने बताया पिछली क्लास में कि किस प्रकार जो सरकारें हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो वो क्या करती हैं, विकास के नाम पर वो कुछ लोगों को एक जगह से हटा करके वहाँ से उनको हटा दिया जाता है, किसी दूसरी जगह उनको बसा दिया जाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि सरकारें क्या चाहती है कि यहाँ से ये जो कॉलोनी बसी हुई है, यहाँ से कोई बड़ा राजमार्ग निकाला जाएगा, कोई रोड निकाली जाएगी, ट्रेन के लिए पटरी डाली जाएगी, या कोई विद्यालय बनाया जाएगा, कोई अपार्टमेंट बनाया जाएगा, कोई इंडस्ट्री लगाई जाएगी।
तो इस कोई बांध बनाया जाएगा, तो इस प्रकार के कामों के लिए यानी कह सकते हैं कि विकास का काम हो रहा है, तो उस विकास के नाम पर जो वहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो किस प्रकार की उनको पीड़ा झेलनी पड़ती है, जो काफ़ी समय से उस स्थान से जुड़े हुए हैं, जो स्थान लोगों की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उससे एक प्रकार का जुड़ाव हो जाता है और उस जमीन को छोड़ना बहुत ही दर्दनाक होता है, पीड़ादायक होता है। तो किस प्रकार की वहाँ पर दृश्य उपस्थित हो जाता है, ये वहाँ स्पष्ट किया गया है। और जिनके पास उन ज़मीनों के कागज़ हैं उनके लिए तो ठीक है कि यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है ना, जो अभावग्रस्त हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन के कागज़ भी नहीं है, जो किसी ज़मींदार की ज़मीन पर रह रहे हैं या किसी दूसरे की ज़मीन पर वो रह रहे हैं, तो उनके पास तो ज़मीन का कागज़ ही नहीं है। तो जब उनको वहाँ से विस्थापित किया जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे, ये समस्या यहाँ पर एक बड़ी समस्या के रूप में इसको उभारा गया है और बताया गया है कि किस प्रकार सरकार जो लोगों को विस्थापित कर देती है, उनका पुनर्वास कर देती है, लेकिन जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने स्थान के प्रमाण पत्र नहीं है, उनको भी उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में प्रत्येक जो जन है, जनता का जो भी वर्ग है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक है ना। तो उसको भी विस्थापित करना चाहिए, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ हम चैप्टर को और समझेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना। तो यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि माटी वाली जो रोटियों का हिसाब लगा रही है, उससे उसकी किस दशा की ओर संकेत किया गया है, क्या प्रकट होता है। तो हम कहेंगे कि जब वो महिला, वह बूढ़ी स्त्री, वह माटी वाली को एक जो मालकिन है, घर की मालकिन 2 रोटी दे देती है और दूसरे घर से भी उसको 2 रोटी मिल जाती है, इस प्रकार 4 रोटियां उसको मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? मिट्टी सप्लाई करने के बदले में, ठीक है। तो उसको 4 रोटियां मिल जाती है और 1 रोटी वो खुद खा लेती है, ठीक है। तो उसके पास बचती है 3 रोटियां और 3 रोटियों का वो हिसाब लगाते हुए जा रही है, रास्ते में मार्ग में जा रही है। वो सोच रही कि मुझे आज 3 रोटियां मेरे पास बची है और मैं क्या करूंगी कि 3 रोटियों में से मैं अपने पति को 1 रोटी में दे दूंगी, ठीक है, या उसको 1.5 दे दूंगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 खा लेगा, नहीं तो 1.5 खा लेगा, उससे ज़्यादा वो खा भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध है, मरीज है और उसका स्वास्थ्य कमज़ोर है। इस कारण उसका पेट या कह सकते हैं लीवर उसका कमज़ोर है, तो वो पचा नहीं पाएगा, तो 1 या 1.5 खा लेगा और 1 या 1.5 रोटी मैं खा लूँगी। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का दिन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वो हिसाब लगाती थी। क्यों लगाती थी? क्योंकि इतना ही कुछ उसके पास जमा होता था, कोई उसके पास सेविंग नहीं थी, कोई उसके पास बचत नहीं थी, ठीक है ना। कोई इनकम सोर्स और नहीं थे जहाँ से उसके पास बहुत सा पैसा आ जाए, बहुत सा संसाधन उसको मिल जाए, ऐसे कुछ नहीं था। तो उसको जब वो 3 रोटियां थी तो उसका हिसाब लगाते हुए जा रही थी कि मैं ऐसा ऐसा करूँगी, अपने पति को मैं क्या कर दूँगी, उसमें एक सब्जी भी बना दूँगी, मेरे पास कुछ पैसे भी हैं थोड़े बहुत, उनसे मैं प्याज ले लूँगी और प्याज की उसको तल दूँगी काट पीट के, तो एक प्रकार से मैं उसको सूखी रोटियां नहीं दूंगी, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार से वो हिसाब लगा रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रोटियों का हिसाब लगाना क्या दर्शाता है? उसकी मजबूरी को दर्शाता है, उसके अभाव को दर्शाता है, उसकी दयनीय दशा को दर्शाता है, ठीक है ना। तो लेखक ने इसके माध्यम से क्या कहा है कि वो जो स्त्री है वो बड़े अभाव से गुजर रही है, ठीक है ना, और किसी भी प्रकार से उसको आजीविका उसको चलाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा कि माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी मजबूरी को, उसके अभाव को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है माटी वाली का पति के प्रति प्रेम। तो यहाँ पर लिखा है
कि वो अपने पति से प्रेम करती थी, ठीक है, और दोनों का एक दूसरे के सिवा उनके दुनिया में कोई नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि वो पति के लिए उसकी पत्नी ही सब कुछ थी और पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ था। उनके परिवार में और कोई सदस्य नहीं था जिनके लिए वो अपना जीवन जिए, जिनके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। तो उस बूढ़ी औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ था, उसका ध्यान रखना, उसकी देखरेख करना, उसको खाना दवा समय पर देना, वो सब करती थी। तो इसमें कहा है कि माटी वाली का पति के प्रति प्रेम किस प्रकार था, वो सोचती थी, उसकी भावना अपने पति से जुड़ी हुई थी। उस माटी वाली की कुछ भावनाएं थी जो उसके पति से जुड़ी हुई थी। वो क्या चाहती थी कि मैं अपने पति को किसी भी प्रकार खुश रखूं, ठीक है ना, मैं उसको अभाव महसूस ना होने दूं। तो वो क्या कर रही थी, वो सोच रही थी ये जो रोटियां मुझे मिली हैं इसको आज मैं उसको सूखी रोटियां नहीं दूंगी, ठीक है ना, बल्कि उसके साथ में सब्जी भी दूंगी, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ पैसे भी मिले हैं और वो उससे मैं प्याज खरीद लूँगी, प्याज की सब्जी उसको बना दूँगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार वो सोच रही है अपने पति के बारे में और पति के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं, अपना जो प्रेम है, स्नेह है, वो प्रकट करना चाहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार माटी वाली का पति के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है क्योंकि वो अपने पति के बारे में सोच रही है, उसको अच्छा खाना देने के बारे में सोच रही है। विस्थापन की समस्या का समाधान। तो इस चैप्टर में एक जो प्रमुख समस्या बताई गई है वो है विस्थापन की समस्या। विस्थापन का अर्थ हमने समझ लिया है, ये बना है स्थापना से। स्थापना का मतलब एस्टेब्लिश, ठीक है, स्थापित होना, और विस्थाप वी लग गया तो इसका मतलब दूसरी जगह स्थापित कर देना, यहाँ से हटा करके उनको दूसरी जगह स्थापित कर देना। तो ये जो समस्या है, ये जो सरकारें करती हैं विकास के नाम पर, कुछ कॉलोनियों को, कुछ शहरों को वहाँ से, उनके लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री बनेगी, कोई रोजगार पैदा होंगे, ठीक है, या कोई यहाँ पर बांध बनेगा, ठीक है, जिससे पानी को रोका जाएगा, पानी की कमी है वो दूर होगी। इस प्रकार के दावे किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है, ठीक है। तो ये जो विस्थापन की समस्या है इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, तो लेखक ने कहा है कि सरकारों के द्वारा, सरकार का तो काम है कि वो विकास करे, ठीक है, किसी भी प्रकार से विकास करे, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता का प्रत्येक वर्ग, ठीक है ना, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, गरीब हों, अमीर हों, किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, वो उन सब लोगों की जिम्मेदारी, उन सब लोगों के विकास की जिम्मेदारी, उन सब लोगों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी सरकारों की है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार ये कहाँ रहेंगे, रहने की, उनके खाने की, उनके आजीविका की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। तो ये जो विस्थापन की समस्या है इसके लिए क्या समाधान किए जाने चाहिए? जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उचित रेट पर दूसरी जगह कोई स्थान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। और वो जो दूसरी जगह स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा वो भी क्या होना चाहिए? विकसित होना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छी रेट वहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना, तो उनको कोई हानि ना हो, ठीक है। और क्या करना चाहिए कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जमीन के प्रमाण पत्र नहीं हैं, तो उनको भी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने चाहिए। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं हैं, ठीक है ना, वो इलीगल तरीके से क्यों रहे हैं। तो वो हर व्यक्ति के सिर पर छत होने का जो कर्तव्य है वो किसका काम है? वो सरकार का काम है। तो अगर किसी के पास नहीं है प्रमाण पत्र तो उनको भी कहीं ना कहीं जमीन दी जानी चाहिए, इस प्रकार उनको भटकने नहीं देना चाहिए। कहा है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ये माटी वाली कह रही है, ये जो कथन है ये माटी वाली का कथन है। और वो क्या कहना चाहती है कि
जो व्यक्ति हैं जिनके पास ज़मीन के कागजात हैं उनको दूसरी जगह स्थान मिल जाएगा, वो किसी भी प्रकार रह लेंगे। रहना तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि अपने स्थान को छोड़ना वो बड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन दूसरी जगह वो चले जाएंगे क्योंकि उनको कुछ मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं होगी वो क्या करे? जिसके पास ज़मीन नहीं है खुद की, जिसके पास ज़मीन के कागज़ नहीं है खुद के, तो वो क्या करेंगे? उनको वो कहाँ रहेंगे? ये समस्या बताई गई है। तो बाटी वाली कह रही है कि जो गरीब आदमी है उसको कम से कम शमशान में तो उसको रहने की जगह मिलनी चाहिए। क्यों कहा उसने? क्योंकि उस स्त्री का, उस माटी वाली का जो पति है वो मर चुका है और वहाँ पर सब लोगों को उस टिहरी शहर से विस्थापित कर दिया गया है, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है कि आप लोग सब यहाँ से हट जाइए, दूसरी जगह आपको जगह दे दी गई है, वहाँ आप रह सकते हैं। लेकिन माटी वाली कहाँ जाएगी? वो कहीं जा नहीं पा रही है, उसको कोई ज़मीन नहीं मिली है, ठीक है ना। तो उसका जो पति है वो मर चुका है, उसको जलाने के लिए उसको शमशान नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उस नदी का पानी वो उसको खोल दिया गया है, तो वो नदी का पानी वो चारों तरफ भर गया है, एक तरीके से बाढ़ आ गई है और उसके सारे मकान वगैरह सब कुछ डूब चुके हैं और बल्कि शमशान भी डूब चुके हैं। तो वो क्या कह रही है कि कम से कम शमशान तो गरीब आदमी को मिलना चाहिए, यानी जीने का अधिकार तो नहीं है, यानी कि वो उसको आजीविका चलाने का और जीने का अधिकार तो गरीब आदमी को है ही नहीं। किस प्रकार जिएगा वो? उसको ना तो उसके रोजगार के साधन उसके पास हैं, ना उसके पास अपनी कोई ज़मीन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं है, तो वो कैसे जिएगा? बड़ी मुश्किल से वो जीता है। तो कम से कम जो वो मर गया है, जो उस महिला का जो पति जो मर गया है, कम से कम उसको जलाने के लिए शमशान में थोड़ी तो जगह मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि चारों तरफ पानी भर चुका है, अब वो कहाँ जाए? वो बैठी बैठी रो रही है अपनी पीड़ा पर, ठीक है। तो यहाँ पर समाज पर और सरकारों पर और प्रशासन पर व्यंग किया गया है कि इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? समाज है, प्रशासन है, सरकारें हैं, कौन है? ठीक है, उनको इस बारे में कोई कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार वो कह रही है माटी वाली कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, उनको कम से कम कुछ जगह तो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और एक कथन दिया गया है, अपनी चीज का मोह बुरा होता है। तो ये कथन किसका है कि जब माटी वाली एक घर में टिहरी शहर के सेमल के तप्पड़ एक मोहल्ले में जब वो माटी सप्लाई करती है, माटी बेचती है, अपने टिन के जो कनस्तर है, उसका जो बड़ा डिब्बा है जिसमें वो मिट्टी भरकर लाती है, वो उस कनस्तर को वहाँ उड़ेल देती है, मिट्टी सप्लाई कर देती है। तो उसको वहाँ से एक रोटी मिल जाती है, 2 रोटी मिल जाती है और चाय मिल जाती है, ठीक है। तो जब चाय मिलती है तो माटी वाली कहती है कि आपके पास तो ये पुराने ज़माने के बर्तन भी रखे हुए हैं, ठीक है, ये जो तांबे के, कांसे के और इस टाइप के जो बर्तन होते हैं, ये आपके अभी भी आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पुराने ज़माने के हो गए हैं, अब तो कोई नहीं रखता, अब तो स्टील के, कांच के, चिकनी मिट्टी के और ठीक है ना, इस टाइप के कोई बर्तन ये रखते हैं सभी लोग, तो आपके पास तो अभी तक हैं। तो वो कहती है कि वो जो मालकिन थी उस घर की, वो क्या कहती है कि ये जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक धरोहर है। धरोहर का मतलब जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, वो उन्होंने हमारे लिए बड़ी मेहनत से इनको कमाया है, इनको सहेज कर रखा है और हमें दिया है कि आप भी आगे तक इस पुरानी जो चीज़ें हैं, एंटिक जो चीज़ें हैं, उनको आप संभाल कर रखिए, ठीक है ना। तो ये कोई सस्ती मूल्य की चीज़ें नहीं है, बल्कि उस समय की चीज़ें, वो हमारे लिए एक गर्व करने की, अभिमान करने की बात है कि उन चीज़ों को हम अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को मैं बेच नहीं सकती हूँ,
ठीक है। तो माटी वाली कहती है कि हाँ, वास्तव में ये जो अपनी चीज का मोह है बड़ा बुरा होता है। ये जो चीजें हमने कमाई है उसको तो हम बड़ी लगाव से रखते हैं, लेकिन पुरानी जो चीज़ें हैं जो हमने नहीं कमाई, हमें सहज ही मिल गई है, उसका मूल्य हम नहीं समझते हैं, उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं कि वो तो अरे क्या महत्व है इन चीज़ों का, अब तो नई नई फैशन की चीज़ें आ रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कहती है माटी वाली कि अपनी जो चीज़ होती है उसका मोह बड़ा बुरा होता है, उसका उससे लगाव होता है हमारा। तो माटी वाली कहती है कि यहाँ पर ये जो टिहरी शहर है, यहाँ पर एक बांध बनाया जाना है, सब लोगों को दूसरी जगह बसाया जाना है, लेकिन हम किस प्रकार से यहाँ जाएंगे? कौन कहता है? वो घर की मालकिन कहती है जिसमें मिट्टी दी गई है। तो वो कहती है कि यहाँ से हम जब जाएंगे, यहाँ से हमको जब विस्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है, और तो हम यहाँ अपनी जगह को छोड़कर कैसे जाएंगे? हमें अपनी जो ज़मीन है उससे बड़ा प्यार है, उससे बड़ा मोह है, उसको हम इस प्रकार नहीं छोड़ सकते हैं। तो माटी वाली कहती है कि आप तो फिर भी छोड़ दोगे, क्योंकि आपके पास तो इस ज़मीन के कागज़ हैं, यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो अपनी ज़मीन के कागज़ नहीं है, मैं तो दूसरे की ज़मीन पर रह रही हूँ, तो हमको जब यहाँ से निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो इस प्रकार से वो मज़दूरों की जो ये विस्थापन की जो समस्या है उनके बारे में इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है लेखक के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, माटी वाली, जिसके अंदर यहाँ विस्थापन और पुनर्वास की समस्या के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। धन्यवाद।